के अध्यापन के दरमियान अन्याय, अत्याचार, बेईमानी के प्रति घृणा तथा न्याय, सत्य और ईमानदारी के प्रति एक निष्ठा जागृत कर दी थी। जनसाधारण की तकलीफों के प्रति एक संवेदना पैदा कर दी थी। इन्हीं के प्रभाव में मैं समाज विषयक कुछ आदर्शोन्मुख कविताएं भी अपने विद्यालय जीवन में ही लिखने लगा। कॉलेज में सक्रिय छात्र संगठन बीएसए के प्रति मैं आकर्षित तो हुआ था। गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, रैगिंग के माध्यम से नए छात्रों को तंग करने वालों के विरुद्ध उसके तेवर और सामान्य छात्रों के पक्ष में खड़े होने की उसकी प्रतिबद्धता के कारण उस समय नैतिक सामाजिक आदर्श के जिस नाव पर मैं सवार था वैसे में यह आकर्षण सहज और स्वाभाविक था, पर अपने जीवन में संचित आदर्शों की यह नौका अंततः मुझे एक नए पड़ाव मार्क्सवाद के विशाल और गहरे महान वैचारिक समुद्र में पहुंचाने वाली है, इसका उस समय कतई भान नहीं था। पर यही हुआ। बीएसए से संपर्क ही वह माध्यम बना जिससे मैं मार्क्स, एंगल्स, लेनिन, स्टालिन, माओ सरीखे विश्व के महानायकों के नामों से परिचित हुआ। जनवाद, समाजवाद, साम्यवाद की अवधारणाओं ने में ही मेरे आदर्शवादी विचारों को असली ठौर, उसकी तार्किक परिणति प्राप्त हुई। लगा कि जीवन जीने का सच्चा मार्ग, लक्ष्य यही है। इसने जीवन में एक महान उद्देश्य भर दिया और वह था इस सड़ी गली अन्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्था के नाश और एक न्यायपूर्ण व्यवस्था, जनवाद, समाजवाद, साम्यवाद की स्थापना के लिए काम करना। इस क्रांतिकारी पड़ाव पर पहुंचने के पूर्व मैं भी धर्म से जुड़े दैनिक अनुष्ठानों का पालन करने वाला एक आस्तिक धर्मानुरागी व्यक्ति था। मार्क्सवाद के प्रति निष्ठा की इस वैचारिक क्रांति का परिणाम हुआ स्वयं का भी व्यक्तित्वांतरण और आस्तिकता को त्याग कर अनिश्वरवाद की ओर संक्रमण। धार्मिक संस्कार के धागे, जनेऊ या यज्ञोपवीत जिसे धारण किए हुए मैं पटना आया था, उसे एक झटके में ही तोड़ दिया। गांव जाने पर इसकी जानकारी होने पर मेरे पिता, चाचा या दादा द्वारा विरोध तो नहीं, हाँ समझाने बुझाने की कोशिश हुई, लेकिन बिरादरी और अन्य पट्टीदारों द्वारा घोर आपत्ति और उग्र विरोध किया जाने लगा। मां की ओर से तो सांकेतिक विरोध भी नहीं हुआ। यह उसकी महानता थी कि हमेशा मेरे प्रगतिशील विचारों के समर्थन में रही और विरोधियों के हमलों से रक्षा भी करती रही। जब हम छुट्टियों में गांव जाते, धर्म और विज्ञान, अंधविश्वास, आस्तिकता और अनिश्वरवाद पर बड़ी तीखी बहसें दालान पर होती थी। इस द्वंद्व में मुझे घर में ही एक सक्रिय समर्थक भी मिल गया था और वह और कोई नहीं, मेरे अपने छोटे भाई जयप्रकाश ललन हैं, जो इस समारोह में भी मौजूद हैं। बहस के दौरान ताने कसे जाते कि बहुतों को देखा, अभी जवानी का जोश है, उम्र ढलते रास्ते पर आ जाएंगे। साथियों, आज मैं इस सभा में गर्व से यह कह सकता हूं कि वे सभी विरोधी गलत साबित हुए। हम दोनों भाई आज भी विज्ञान के अनुगामी, मार्क्सीय सिद्धांतों के अनुरूप अनिश्वरवाद के मार्ग पर चले जा रहे हैं और हमारा परिवार भी इसमें सहयोगी है। ईमानदारी और न्याय का पक्ष लेने के कारण बिरादरी का भी हम लोगों के प्रति विरोधी रवैया समाप्त हो चुका है। अब हमारे अनिश्वरवाद से उन्हें भी कोई दिक्कत नहीं। वर्ष 77-78 के 2 वर्षों में बीएसए से जुड़ाव के उस कालखंड में हम कई मोर्चों पर सक्रिय रहे। सचमुच वह काल सक्रिय जीवनोच्छ्वास से भरा एक जीवंत दस्तावेज था। गुंडा विरोधी अभियान से सामान्य छात्रों में एक आश्वस्ति और गुंडों में दहशत का भाव व्याप्त हो जाता था। शासक वर्ग द्वारा कहीं भी कोई दमनात्मक कार्रवाई हो, फौरन उसके विरुद्ध प्रदर्शन, मशाल जुलूस निकाले जाते थे। साथी अरविंद सिन्हा, बलदेव झा, नंदकिशोर सिंह, सियासरन शर्मा, डॉक्टर राम कविंद्र आदि के साथ बहस मुबाहिसे होते रहते थे। साथी ध्रुव नारायण, जो आज इस दुनिया में नहीं है, उनसे हमेशा मिलना जुलना होता रहता था। जहां तक मुझे याद है, शायद उन्हीं के संपादकत्व में बीएसए की एक पत्रिका निकली थी, नई लहर, जिसमें मेरी एक कविता छपी थी, फूस की छत।
उसकी कुछ शुरुआती पंक्तियां इस प्रकार थी, यह फूस की छत है, बरसात में टपकती, ग्रीष्म में उमसती, शिशिर में सिहरती। वह सामने वाला जो महल है ना, उसकी सुर्खी ने इसका रक्त चूस लिया है, हड्डियों का ढांचा मात्र रह गई है, यह छत तड़प। बहुत दिनों तक